जापान में क्या किया, जापान में क्या काम किया, कहाँ रहे और जापान क्यों गए। मेरी एक किताब है जापान पे और मैंने वहाँ पे पूरे 4 साल काम किया लग के। तो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अब भी बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो किन हालात में गए थे और वहाँ पे किस तरह रहे, क्या काम किया। देखिए, जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या उनको मुश्किल नज़र आती है या शॉर्टकट की तलाश में या किसी वजह से वो एक खुशहाल मुल्क की तरफ चले जाते हैं। ये हमेशा से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा और इसको बदला उसी वक्त जा सकता है कि जब पूरी दुनिया में एक तरह की तरक्की हो, एक तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हो और सबको मौका मिले। हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें पता चला कि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ताइवान जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। तो हमें मौका नहीं मिला ताइवान और जापान का, पर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए स्टूडेंट वीज़ा पर। ऑस्ट्रेलिया पहुंच के पता चला कि ये जहां दाखिला लेकर आए, एडमिशन लेके, यहाँ की पढ़ाई वढ़ाई कोई ख़ास नहीं है और बस जो फीस दे दिए, मज़ीद देने का फ़ायदा नहीं है। और वहाँ पहुँच के कॉलेज को झांक वाँक के भी देखा तो देखा कि 2-4 टाइपराइटर पड़े हुए हैं और ऐसी आसान सी चीज़। तो मैं परेशान हुआ कि यार इतने ज़्यादा पैसे दे के कोई इस तरह की छोटी टाइपिंग वाइपिंग सीखने थोड़ी आया बंदा। तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, काम वाम करते रहे किसी फैक्ट्री में, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में। तो ऑस्ट्रेलिया का हाल तो बाद में बताएंगे किसी और वीडियो में तफसील से। हम जापान को फोकस कर रहे हैं आज, जापान के बारे में बात करना चाहते हैं, लोगों को वहाँ के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि मेरी किताब है जापान के बारे में। और किताब क्या है, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ सेठ कैसे काम करता है, मैनेजर कैसे काम करता है, छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वहाँ क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो 1 साल सिडनी में गुजारने के बाद हमारे एक दोस्त ने वहाँ से टोक्यो से फ़ोन किया। वो मुझसे ट्यूशन लेता था, पढ़ता था और हमारे मोहल्ले का लड़का था कि सर आप इधर आ जाएं और हम लोग तो बहुत पैसे बना रहे हैं, बड़ा आसान काम है। तो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं जॉब करता था वो ज़रा टफ जॉब थी इंडस्ट्री की। तो मैंने जापान की विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया और चूँकि मेरा वहाँ वीज़ा उस वक्त वैलिड था तो मुझे जापान का विज़िट वीज़ा मिल गया और मैं जापान पहुँच ही गया। जापान पहुंच के हमारे उस दोस्त ने हमें एक फैक्ट्री में ले जाके मिलवा दिया किसी जापानी सेठ से कि भाई ये काम करेगा कल से। और ना मुझे जापानी आती थी ना उसको अंग्रेज़ी आती थी, लेकिन पता चल गया कि रश बहुत है, बहुत बूम है। ये बात है 94-93 की ना। तो हम बस वहाँ पहुँच जाते थे सुबह 8 बजे और रोबोट रखे होते थे और बास्केट्स में पीसीज होते थे, उसको जोड़ के क्लिप से और बस ऑन करते थे और वेल्डर जो रोबोट था वो वेल्डिंग करके चीज़ को अलग करता था, हम उठा के एक तरफ फेंक देते थे। ये एक सिंपल काम था, बिल्कुल लेबर वर्क, कोई भी कर सकता है। इसके लिए मेरी MSc BSc की डिग्री की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के और दूसरे मुल्कों के। वहाँ पे बूम आया हुआ था इंडस्ट्री में, लोग आते थे, काम करते थे 10 घंटे 12 घंटे। और रहाइश हमारी बहुत पुअर थी, या तो हम 3-4-5-6 लड़के लोग मिल के रहते थे और बहुत छोटे कमरों में, और बाज़ औक़ात सेठ फैक्ट्री में जगह दे देता है कि यहाँ कोई रह ले। तो मुझे बाद में अपने कंपनी में जगह मिल गई थी। जापान की लाइफ बहुत बहुत टफ़ होती थी उन लोगों के लिए जो ख़ास के खाते पीते घरों से आते थे। हम तो खैर मिडिल क्लास थे, तो बस 8 घंटे 12 घंटे काम। अगर 8 घंटे तो कोई तस्वुर ही नहीं करता वहाँ पे, 12 घंटे बल्कि बाज़ औक़ात 30 दिन काम होता था। संडे को भी काम होता था, बस कार्ड पंच करें और मशीन पर खड़े हो जाएं, वगैरह वगैरह। तो बहुत पैसे मिलते थे, उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करते थे अपने मुल्क के, तो पैसे ज़्यादा लगते थे। अपने घर वालों के लिए वो पैसे हम भेजते थे फ़ायदे के लिए। तो वक्त गुजरता रहा, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपको चूँकि जापानी नहीं आती तो आप चेंज करेंगे। अब मैंने अपनी बात तो कर ली, लेकिन बाकी लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। कुछ लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जापानी ज़बान सीखने के बाद कुछ वहाँ शादियाँ कर लेते थे और जिससे वो उनकी लीगल स्टेटस उनका हो जाता था, वीज़ा 6-6 महीने का बढ़ता रहता था। और कुछ लोग घूमते थे जापान इधर उधर, और पुरानी गाड़ी कहीं होती थी तो वो औने पौने बाद औक़ात मुफ्त में। और तो जापानी में जगह का प्रॉब्लम है ना, तो वो पुरानी गाड़ी ऐसी मिल जाती थी, उसको कहीं जमा करते थे। फिर कोई बड़ा सेठ होता था, वो उसको 100-50-80 गाड़ियाँ ख़रीदता था, फिर वो उसको दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और दुबई वगैरह वगैरह करते हैं। एक ये काम करते हैं। उन्हीं में से कुछ इंडियन पाकिस्तानी जो है ग्रॉसरी स्टोर खोल लेते हैं, अपने मुल्क की कोई चीज़ें रखे, ये भी एक लाइफ है। बट जापानीज़ जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं,
वो दूसरे लोगों को बहुत वेलकम नहीं करते, और ख़ास के जो गरीब मुल्कों के लोग हैं तो उन गरीबों की तो औकात कहीं नहीं होती, तो वहाँ क्यों होगी। फॉरेनर से तो इम्प्रेस होते हैं, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूके, और हम लोग जो उनसे पीछे हैं, एशिया में हैं हालांकि, उसको इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। बस हम लोग एज ए वर्कर काम करते थे और अपने अपने मुल्कों को 2 साल 4 साल 6 साल करके वापस चले जाते थे। कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसे ही किसी को मौका मिले और कहीं जाके, एक तो ज़रूरी नहीं है कि ज़माना रिवर्स हो और वैसा ही ज़माना है, अब वहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं और अब वहाँ पे जॉब्स खुद जापानीज़ को मिलने में मुश्किलात होती है और दुनिया के हालात आगे पीछे होते रहते हैं। उस ज़माने की बात हो रही थी। तो आप देखिए कि तालीम इसलिए नहीं होती कि बस आप को पढ़ लिख के ऑफिस में ही जॉब मिलेगी। तालीम तो आपको मजबूत करती है, डिसिप्लिन सिखाती है, चीज़ों को सेंस करना सिखाती है, किस मौके पे क्या फ़ैसला करना है ये बताती है। अगर किसी को मौका मिलता है और किसी जगह जाके वो मजदूरी भी कर सकता है तो क्या हर्ज है इसमें। जॉब भी करेंगे ऑफिस कुर्सी पे वाइट कॉलर तो भी पैसे मिलेंगे, और किसी जगह स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो भी काम है। तो काम से नहीं घबराना चाहिए और सारे काम बराबर होते हैं। जापान के बारे में दूसरी बात यह है कि वो लोग चावल बहुत खाते हैं। तो हम इंडिया पाकिस्तान के लोग भी चावल खाते हैं, राइस कुकर में चावल बना लिया और तरकारी बना के मिला के खा लिया, तो इस तरह से लाइफ चलती रहती है। हर जगह वाशरूम नहीं होते, एक्सपेंसिव अमीर लोग के घर में खाली वाशरूम होते हैं, तो मोहल्ले में सैंतो होता है, वहाँ जाके नहाना पड़ता है। ये बहुत दुश्वार और मुश्किल काम है और हर आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता। और बाकी लाइफ में क्राउडेड है बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रेनों सबवे का अच्छा निज़ाम है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम बाहर के लोग वहाँ पे फिट नहीं होते। अगर मैं किसी ट्रेन के अंदर जाता था तो मैं ही एक गैर मुल्की होता था और देखता था कि वो बच्चा भी मुझे देख रहा है और वहाँ से कह रहा है कि कैसा आदमी है, लंबा है, इसकी नाक है लंबी है वगैरह वगैरह, तो हम वहाँ अजनबी होते हैं, ठीक है ना। तो बाहर जाके काम करना, अमेरिका में, यूके में, जहाँ हमारे लोग हैं एक डिफरेंट है, लेकिन कोरिया और जापान, ताइवान टाइप के मुल्क में चले जाएं और वहाँ जाके काम करें, ये एक अलग चैलेंजेस हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जिन्होंने शादी कर ली वहाँ रह गए उनके क्या हालात हैं। हाँ, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं वहाँ पे जो अभी वहीं रहते हैं, वो नहीं आए वापस, तो उनके बारे में भी बात करनी ज़रूरी है। शादी करने के बाद बीवी जापानी होती है और बच्चे आपके आधे जापानी आधे इंडियन पाकिस्तानी, और वहाँ आधे बच्चों को जापानी नहीं समझा जाता, ना स्कूलों में ना कहीं, तो उनकी ज़िंदगी ज़रा टफ होती है। और फैमिली के साथ रह के आप ख़र्चा ही पूरा नहीं कर सकते तो बचाना तो खैर दूर की बात है। तो शादी के बाद तो लोग कट जाते हैं, अपने इंडिया पाकिस्तान में लोगों को पैसे नहीं भेज सकते। वहाँ भी चैलेंज करते हुए भी बच्चों से काम कराना पड़ेगा, बहुत गुर्बत के साथ रहना पड़ेगा। इल्ला ये कि आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस कारपेट वगैरह ला के बेच रहे हैं और बहुत छा गए हैं, ऐसे लोग तो 1% भी नहीं होंगे। अक्सरियत वहाँ प्रॉब्लम है और कंप्रोमाइज़ करके रहती है। तो उनकी हालत उस वक्त जवानी में तो खाली वीज़ा नज़र आता है, लेकिन आगे चल के लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। हाँ, उनको ज़बान आ जाती है, अब वहाँ कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ के आदी हो जाते हैं, वापस भी नहीं आना चाहते अपने मुल्कों में। यहाँ के लिए वो फिट नहीं होते, एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ दिन के लिए आते हैं बीमार हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं। कहीं जाके जज्बाती हो के कुछ ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला कर लेना बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। आप जिस काम के लिए आए, पढ़ने आए तो पढ़े वापस जाएं, नौकरी करके मजदूरी करके पैसे बचाने आए तो वो करके वापस जाएं। बट कहीं जाके बिल्कुल जज्बात में आके उस ज़मीन से रिश्ता जोड़ लेना अपने लोगों को, उससे भाई पीछे हमारे हैं ना और लोग, और शादी ब्याह और घर बनाना और आगे चलना, हमें तो अपने लोगों के साथ ही जुड़े रहते हैं ना, हमारे एशियन जो होते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है जब किसी ऐसे अजनबी मुल्क में चले जाते हैं जहाँ ना आपको ज़बान आती है, ना कोई अंग्रेज़ी समझता है, तो आपकी ज़िंदगी एक अजीब सी होती है कि आप बस स्टोर में जाते हैं, प्राइस पढ़ के बास्केट में रखते हैं, स्टोर में दे के आ जाते हैं, ना किसी से ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं और ना उस पर मिक्सअप हो सकते हैं। तो हर जगह हर आदमी नहीं रह सकता। आपको कोई बोल दे कि चीन के अंदर जाके फ़लाँ शहर में रहो, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ज़रा 10 दफ़ा इसको सोच लीजिएगा। आदमी को खाना पीना भी चाहिए, बात करने के लिए लोग भी चाहिए, और उस माशरे में अपने आप को बहुत ज़्यादा अजनबी कैदी नहीं समझता हो। और ज़ाहिर है हम लोग ने जो वक्त गुजारा, हम लोग के जहन में ये मुश्किलात थी कि अगर गए तो बहुत कम पैसों की जॉब मिलेगी और मौका मिला है तो क्यों ना 2-4 साल काम करके सेविंग कर लें। तो आप किसी ऐसे अजनबी जगह पे कोई अगर आवाज़ लगाए तो दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा रुक के तमाम चीज़ों का। और ज़ाहिर है इंटरनेट उस ज़माने में नहीं था, इंटरनेट है, बातचीत करके देख सकते हैं क्या नहीं है। सबसे अच्छा है अपने मुल्क में जगह बनाने की कोशिश करें।
जहाँ आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं, जहाँ आपके लिंक्स हैं, जहाँ आप बचपन से बड़े हो गए, अगर आप वहाँ तीर नहीं मार रहे, अगर आप वहाँ काम नहीं कर पाते, नौकरी नहीं ले पाते, पढ़ नहीं सकते, तो बाहर जाके क्या आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं? इतना आसान नहीं है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल लाइफ ज़रा से डिफरेंट है।